बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिंडोरा लीक्स के तकरीबन 36 घंटे बाद जो बेकार लीक्स सामने आई हैं उन पर बात करेंगे। बेकार लीक्स इसलिए कहा है कि जब भी शरीफ ख़ानदान की जानिब से कोई शवाहिद सबूत कोई इस तरह का मामला कहा जाएगा तो उसमें एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि उसमें कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, कोई कतरी खत होगा, कोई तो चीज़ होगी। लेकिन ये तो बड़ी बेरंग सी लीक्स थी, इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें अरशद मलिक साहब वाला मामला जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तकरीर के ऊपर वो बरतरफ हुए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो सबूत फराहम नहीं कर सके, तो उसके भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मरियम साहबा ने बहुत बड़ा एक ब्लेंडर किया, ज़ाहिर है उनकी इजाज़त से उनके वकील ने ये चीज़ शामिल की होगी, जिसमें उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ और अपनी बहू के वालिद को भी जो है इसमें रगड़ दिया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने इस फैसले में उनका भी हवाला दिया है। और साथ ही आप ये देखें कि एक स्याह दौर था शरीफ ख़ानदान का, उस स्याह दौर को भी उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त का हिस्सा बना दिया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको पूरा बताता हूँ, वहाँ पे भी पहुँचते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी बता देता हूँ पूरी दरख्वास्त क्या है, इसमें क्या कुछ है, किस बुनियाद पे वो कहते हैं कि उनका ये फैसला जो है वो कलअदम किया जाए। ये 9 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है, 27 इसमें पैराग्राफ हैं और इसमें जो है वो 7 जो इनेक्चर हैं वो कोई 70 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि मरीम नवाज़ की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तरफ से दिए गए फैसले के खिलाफ अपील पहले ही इस फाजिल अदालत के सामने ज़ेर समात है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को उन्हें सज़ा सुनाई, लेकिन वो तमाम प्रोसीडिंग्स जिनकी वजह से उन्हें सज़ा सुनाई गई वो ट्रायल से पहले और ट्रायल के बाद कानून की खिलाफ वर्जी और सियासी इंजीनियरिंग की क्लासिक मिसाल है। ऐसी मिसाल कभी मुल्क की तारीख में नहीं सुनी गई। अच्छा, एक तरफ ये शुरू में कह रही है कि ऐसी मिसाल आपने नहीं सुनी, आगे चल के उससे बड़ी मिसाल का खुद हवाला दिया। और वैसे भी मरीम नवाज़ साहिबा, क्योंकि इनके बारे में क्लेवरी फ़ॉन्ट वाली बात मौजूद है, इनके ख़ानदान को झूठा बददियानत सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि इस ख़ानदान के नज़दीक अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाना चाहते थे लोगों को, अदालत को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, लेकिन ये बेवकूफ़ अदालत को नहीं बना सकते। ये सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद लिखा गया है, इन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग की मिसाल बिल्कुल नुमायाँ है, क्योंकि इस दरख्वास्त के अगले पैराग्राफ्स में आईन पाकिस्तान और कानून की खिलाफ वर्जी अदालत के सामने लाई जा रही है। दरख्वास्त में कहा गया कि दीगर कानूनी नुकात के साथ साथ ये दरख्वास्त इंतहाई अहम, इंतहाई मुतलका, सादा और वाज़ेह हक़ाइक़ सामने लाने के लिए दायर की जा रही है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत का फैसला आ जाने और इसमें सज़ा सुनाए जाने के बाद सामने आए हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस अदालत के नोटिस में भी लाए जा रहे हैं ताकि फाजिल अदालत इस मामले को जल्द अज जल्द मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक निपटा सके। बात यह है, ये तमाम चीज़ें 2018 से मौजूद थी, आपके पास मौजूद थी। आप कब जारी कर रहे हैं ये फैक्ट्स? आप जो कह रहे हैं 2018 से ये मामला चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 साल बाद चलें 2019 में आपके पास चीज़ें आ गई थी, 2019 में आप रिकॉर्ड पे ले आते ना। आप जज अरशद मलिक की वीडियोज़ कोई चीज़ आपने जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं रखी थी इससे पहले। और जब केस मेरिट्स के ऊपर शुरू हो गया है तो अब उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए और एक फजूल बयानियाँ बनाने के लिए और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया गया। वो कहती हैं कि इस मौके पर यह बताना ज़रूरी है कि दरख्वास्त गुजार को एवन फील्ड रेफरेंस नंबर 20/2017 में 7 साल कैद बामुश्कत और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना किया गया था, जिसके बाद ये अपील इस हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये मेरी अपील उस अदालत में ज़ेर इल्तवा थी। इस अदालत के जज जब ज़ेर इल्तवा थी तो इस अदालत के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार से खिताब किया, जिसका मुतल्लिका हिस्सा दरख्वास्त में शामिल किया गया है। इसमें वही बातें कि अदालती कार्रवाई पे इस्टेब्लिशमेंट और IAS से जो है वो असरअंदाज होती है, ये इस तरह से बेंच बनाए जाते हैं, वो आप सुन ही चुके हैं, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है। उसके बाद मरीम नवाज़ की दरख्वास्त के पैराग्राफ नंबर 7 में कहा गया है कि यह मामला हर किसी के इल्म में है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। उन्होंने अपनी पिटीशन में बयानी हल्फी दे रखा है कि आगे वो सारा बयानी हल्फी उनका आगे कोर्ट किया हुआ है सारा, कि फ़लाँ ने मुझसे मुलाकात की, जनरल फैज़ मुझसे मिले, ये किया वो, और ये वो सारी वो बातें हैं जिनके ये सबूत फराम नहीं कर सके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको सबूत फराम ना करने पे इनको ओहदे से निकाला, बरतरफ किया और फिर इन्होंने उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मरीम नवाज़ ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने यह दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से 11 अक्टूबर 2018 को सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर की है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिताब और उनकी दरख्वास्त से वाज़ेह है
कि जनरल फैज़ हमीद को ये मैंडेट ना मुसल्लह अफवाज ने दिया, ना हुकूमत ने और ना ही ISI ने दिया था कि वो केस बनाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचों की तश्कील करवाएं। वही हवाला दे रही हैं उसी तकरीर के, उसी दावे का जो कि जिसके सबूत फराहम नहीं कर सके जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी। फिर उसके बाद कहती हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि जनरल फैज़ हमीद ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया कि वो मरीम नवाज़ और उनके वालिद को जेल से रिहा नहीं होने देंगे, इसलिए वो बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी शामिल ना हो। अच्छा भाई, एक लम्हे के लिए हम मान लें कि वो उन्होंने कहा जी शौकत सिद्दीकी को शामिल ना करें क्योंकि हम चाहते हैं नवाज शरीफ रिहा ना हो। ये क्यों कन्फर्म था कि शौकत सिद्दीकी सुनेंगे तो नवाज शरीफ को रिहा करेंगे? इतना यकीन नून लीग आज खुद एतराफ़ कर रही है, शौकत सिद्दीकी सुनते तो रिहा हो जाता नवाज शरीफ। उसके बाद मरीम नवाज़ ने शौकत सिद्दीकी की पिटीशन की कापी भी दरखास्त के साथ मुंसलिक की है। मरीम नवाज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की दरखास्त अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इस दौरान ये हाई कोर्ट इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए इस पिटीशन का नोटिस ले सकती है, क्योंकि वो पिटीशन और ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा अदालत 6 जुलाई के फैसले और सज़ा की कानूनी हैसियत के बारे में अपना माइंड बना सकती है। मरीम नवाज़ ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की कहीं भी तरदीद नहीं की। भाई उनको क्या ज़रूरत थी? वो फ़ौज ने कंप्लेंट भी की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने सबूत मांगे नहीं दिए, उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद दरखास्त में कहा गया है कि शौकत सिद्दीकी के बयान से वाज़ेह है कि 6 जुलाई का फैसला आने और सज़ा सुनाए जाने से चंद दिन कबल 29 जून 2018 को उनसे जनरल फैज़ हमीद मिले, क्योंकि उनको यकीन था कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को इवन फील्ड डेफरेंस में सज़ा सुनाई जाएगी। और जनरल फैज़ हमीद ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। ये सारी वही बातें शौकत सिद्दीकी ने ये कहा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को मरीम नवाज़, उनके शोहर और मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले उनके वालिद मियां नवाज शरीफ को एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सज़ा सुना दी गई। इस दौरान एक रेफरेंस जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया गया, जिस पर शौकत सिद्दीकी को उनके मनसब से हटा दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि यकीनी सज़ा से मुतल्लिक ये मालूमात एडवांस में जस्टिस शौकत सिद्दीकी को पहुंचा दी गई थी कि मरीम नवाज़ और उसके ख़ानदान को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा सज़ा दबाव, मनसूबाबंदी, जानिबदारी, गैर कानूनी तरीके से दी गई है। यह सज़ा गैर मुनसफाना और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ दी गई है। दरखास्त में मज़ीद कहा गया कि शौकत सिद्दीकी के बयान ने न सिर्फ एहतसाब अदालत के फैसले की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि यह फैसला दबाव और मैनिपुलेशन करके दिया गया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वो ऑर्डर भी हो सकते हैं जिनमें नैब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके ख़ानदान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का कहा गया। मैनिपुलेशन क्या होती है, दबाव क्या होता है, फिक्स मैच क्या होता है, वो आगे इन्होंने अपनी दरखास्त में खुद लिख दिया, जो इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, तो वो उस पर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद ट्रायल के दौरान नैब हुकाम का कंडक्ट भी वाज़ेह है, जिसके नतीजे में 6 जुलाई 2018 का फैसला आया और सज़ा सुनाई गई। दरखास्त में कहा गया कि यह तयशुदा कानून है कि सिर्फ इंसाफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ताहम हक़ाइक़ से नज़र आ रहा है कि एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला इंसाफ के साथ मजाक के मुतरादिफ है, इसलिए दरखास्त गुजार की सज़ा कलअदम की जाए, ख़त्म की जाए। दरखास्त में कहा गया कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस में दबाव की एक शहादत साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक की वायरल वीडियो भी है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन पर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाए जाने के लिए जो है वो दबाव था। फाजिल अदालत इस मटीरियल का नोटिस ले सकती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि कानून और आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और ट्रायल के कानून के मुताबिक शक का फ़ायदा इस्तग़ासा के बजाय मुल्ज़िम को दिया जाना चाहिए। ये बात भी पहले इस्लामाबाद कोर्ट में भी पेंडिंग है, ये बात पहले भी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इसे फैसला दे चुकी है कि अगर अरशद मलिक साहब की वीडियो को मानना है तो ये क्राइटेरिया होगा। और नून लीग कभी भी उन वीडियोस को अदालत में खुद नहीं लेकर गई थी, बाद में दरखास्त जरूर दायर की गई थी अल अजीज़िया में, लेकिन जिस तरह से इनको लेके जाना चाहिए था अदालत में, उस तरह से ऑडियोज और वीडियोज़ नहीं लेके गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये एडिटेड है और हम इनको साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मरीम नवाज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान की तारीख सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हुकूमतों की तब्दीली की मिसालों से भरी पड़ी है। ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती लेकिन सच है। मरीम नवाज़ ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि नैब ऑर्डिनेंस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फौजी दौर में लाया गया और इस कानून के तहत कार्रवाइयों पर नैब के हवाले से तासुर है कि इसको सियासी मुखालफिन के बारे के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नवाज शरीफ उसके बाद है, नहीं उसे पीपल्स पार्टी 5 साल रही, 5 साल नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत रही, यानी पहले नवाज शरीफ शातिर नवाजी तो आप खत्म कर देते मुशर्रफ का ये कानून। दरखास्त में कहा गया कि इस केस में भी दरखास्त गुजार के साथ ऐसे ही किया गया। ये रेफरेंस जिसमें मरीम नवाज को सजा दी गई गैर कानूनी गैर आईनी है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी वफाकी काबीना को घर भेज दिया गया और आइन के आर्टिकल 63(2) की खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे दिया गया।
मजीद यह कि सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल बेंच ने इन्वेस्टिगेशन की निगरानी की, इस्तगासा की मॉनिटरिंग और पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया। सुप्रीम कोर्ट नैब के मामले में ना तो तफ्तीशी बन सकती है, ना इस्तगासा और ना ही ट्रायल कोर्ट। आईन पाकिस्तान या मुतलका कानून में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई किरदार नहीं दिया गया। इस ज़िमन में दरखास्त में आइन के आर्टिकल 175(2) का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी अदालत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जो उसे आइन या कानून में ना दिया गया हो। दरखास्त में कहा गया कि पाकिस्तान की 70 साल अदालती तारीख में ऐसा तरीकाकार कभी नहीं अपनाया गया जो इस केस में अपनाया गया है, इसलिए इस अदालत को इस मामले में संजीदगी से जायज़ा लेना होगा। दरखास्त में कहा गया कि जो हक़ाइक़ इस दरखास्त में बताए गए हैं वो एहतसाब अदालत के जज के नोटिस में नहीं आ सके, जिसकी वजूहात उनके इल्म में हैं। दरखास्त में कहा गया है कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी से बदनीयती साफ नज़र आती है, साफ जाहिर होती है। यह भी कहा गया कि तमाम प्री ट्रायल कार्रवाई में शामिल अफसरान की बदनीयती को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जज अरशद मलिक की तरफ से फैसला दिए जाने के बाद के हालात भी सामने आ चुके हैं। क्या फाजिल बेंच इस केस में शिकायत कुनिंदा का किरदार नहीं देख रही? इस केस में नैब कानून का आर्टिकल 18H बिल्कुल मुतलका आर्टिकल है। दरखास्त में कहा गया कि जज अरशद मलिक का बयान मंजर आम पर आने से बहुत से हक़ाइक़ सामने आए और मुल्क भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन बयानात को शाया और रिपोर्ट किया गया। इससे मुतलका मवाद भी दरखास्त के साथ लगाया गया है। यह हक़ाइक़ पहले भी अदालत के इल्म में है, लेकिन इस दरखास्त के जरिए दोबारा अदालत को आगाह किया जा रहा है। जज अरशद मलिक की वीडियो में बातचीत की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अदालती जायजे के लिए मुंसलिक की गई है। दरखास्त के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस की शिक 18 में कहा गया है कि रेफरेंस दायर करने के लिए चेयरमैन नैब का फैसला या उसकी राय की बुनियाद मस्बत और मुसद्दका मवाद पर होना चाहिए और रेफरेंस की तैयारी के लिए तमाम कानूनी प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए बाद नज़र में चेयरमैन नैब को किसी भी शख्स के जुर्म के बारे में राय कायम करने से पहले यह तस्दीक कर लेनी चाहिए कि क्या प्रोसीजरल तरीकाकार अपनाया गया है या नहीं। चेयरमैन नैब को रेफरेंस के मतन के हवाले से मुकम्मल सबूत देखने चाहिए कि क्या रेफरेंस के हवाले से मुकम्मल सबूत मौजूद हैं या नहीं, और उन्हें कानूनी माहिरीन से राय लेनी चाहिए थी। दरखास्त में कहा गया कि यहाँ यह बताना जरूरी है कि दुनिया भर की अदालतें ऐसे मामलात में एहतियात और सबूत के हवाले से बेहतरीन मयार मुकर्रर करती हैं, लेकिन इस मामले में बुनियादी कानूनी ज़रूरियात पूरी नहीं की गई। मरियम नवाज की दरखास्त में कहा गया कि इस केस के हक़ाइक़ ने इस्तगासा के केस को मशकूक बना दिया है। ये तयशुदा कानून है कि शक का फ़ायदा मुलजिम को दिया जाता है। इस केस में बड़े शकूक व शुबात पाए जाते हैं। इस हवाले से दरखास्तदार मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये वो असल चीज़ है बेनज़ीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। यह फैसला कोटेक्ना रेफरेंस 2001 PLD 567 सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसमें टेलीफोन टेप करने के मामले में के मामले पर सज़ा जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। ये मैं अभी बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अदालत ने बेनज़ीर भुट्टो केस में करार दिया था कि ऑडियो टेप्स और उनके मतन को शाया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड पर पहले ही काफ़ी मवाद मौजूद है जिससे ट्रायल करने वाले बेंच की जानिबदारी साबित होती है। अदालत मुतमईन है कि इस केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए अपील को निंदान को ट्रायल कलअदम करा दिया जाता है। ये वो मामला है जनाब के नवाज शरीफ के दूसरे दौर में जब 2/3 मेजॉरिटी थी उनकी, और उस वक्त सैफुर रहमान उनके साथ थे जो मरियम साहबा के बेटे की एहलिया हैं, यानी मरियम साहबा की बहू हैं। और उसमें यह हुआ था कि सैफुर रहमान जस्टिस कयूम साहब मलिक कयूम को फ़ोन करते थे, शबाश फ़ोन करते थे कि जी मियाँ साहब नाराज़ हैं, बेनज़ीर को आप जल्दी सज़ा दें, आसिफ ज़रदारी को सज़ा दें। और वो सारी वो जो कॉल्स रिकॉर्ड थी, अच्छा वो कॉल्स रिकॉर्ड करवा रहे थे ख़ुद सैफुर रहमान, ये रिकॉर्ड करवा रहे थे। उसमें उनकी फैमिली की भी कॉल्स थी, उनकी बीवी की कॉल्स थी, परवेज़ मलिक जो नून लीग MNA है उनके साथ थी, क्योंकि परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो मलिक कयूम साहब के भाई हैं। उसमें यह हुआ था कि जब ये मामला टेपें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नज़र आ रहा है, जानिबदारी बेंच की नज़र आ रही है, तो उन्होंने वो सज़ा कलअदम कर दी थी। लेकिन ये वो दौर था जब नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो कंट्रोल किया हुआ था, हाई कोर्ट को कंट्रोल किया हुआ था। और अभी आप वो यूट्यूब पे गूगल करके अगर आप वीडियोज़ देखें कि सैफुर रहमान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं आपसे, वो कह रहे हैं आप जल्दी सजाएं दें, आप क्यों नहीं सजाएं दे रहे, तो ये वो दौर था। ये तो आप कहते हैं ना कि जनरल फैज ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, फौज ने कर दिया। भाई आप किस मुंह से कह सकते हैं? एक सबूत नहीं है आपके पास, और आपने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहू के वालिद को भी रगड़ दिया, अपने चचा को भी रगड़ दिया, बल्कि अपनी फैमिली के स्याह तरीन दौर का आपने हवाला दे दिया अपने आप को बचाने के लिए। थोड़ा सा तो आपके वकील भी देख लेंगे किस केस का जो है वो हवाला दिया जा रहा है। उसके बाद बेनज़ीर केस के फैसले का हवाला देने के बाद दरखास्त में कहा गया कि मरियम नवाज केस में जज अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो ने इस्तगासा के मौक़िफ़ को सख्त नुकसान पहुंचाया है। दरखास्त में मज़ीद कहा गया कि चंद अनासर की तरफ से इंसाफ के अमल पर दबाव डालना इस्लामाबाद कोर्ट के एक जज की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। इससे मुतल्लिक़ रिकॉर्ड भी दरखास्त से मुंसलिक किया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि इस दरखास्त के साथ इंतहाई अहम मवाद जमा कराया गया है, ताहम अगर और भी मवाद सामने आया तो अदालत के नोटिस में लाया जाएगा, ताकि अदालत इस केस में मौसर
मामलत अदालत की इस केस में मौसर मामलत की जा सके। दरखास्त में कहा गया कि आमदन से ज़्यादा एहसासों के हवाले से 3 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर करना भी आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी है। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 13 पर इन्हिसार किया जाता है, जिसमें कहा गया कि किसी शख्स को एक ही जुर्म में एक से ज़्यादा मरतबा सजा नहीं दी जा सकती। दरखास्त में कहा गया कि जब आइन के आर्टिकल 13 को नैब कानून की शिक 9 के साथ देखा जाए तो इस सूरत हाल में एक जुर्म बनता है और 3 मुख्तलिफ जुर्म नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि 3 रेफरेंस दायर हुए थे तो वह कहते हैं 3 रेफरेंस दायर ही नहीं हो सकते थे। दरखास्त में नैब कानून की शिक 9 को शामिल करते हुए कहा गया है कि इस मामले में टीम की के मुख्तलिफ असासे इस्तगासा और सजाएं आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफवर्जी हैं और गलत करार देने के काबिल हैं। मरियम नवाज ने अदालत से इस्तलाह किया है कि उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाए, अदालत का हुक्म हिसाब अदालत का हुक्म कलअदम करा दिया जाए। इस पर जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात सामने आए हैं। उन्होंने एतराज़ ये किया है कि मरियम नवाज ने इस दरखास्त में वही इस्तदा किया जो मरकज़ी अपील में की गई है। दूसरा एतराज़ में यह कहा गया कि मरियम नवाज अपील में फ्रेश ग्राउंड कोर्ट की इजाज़त से ही ले सकती हैं। मरियम नवाज की मुतफरिक दरखास्त पर एतराज़ात से मुतल्लिक़ उनके वकला को आगाह कर दिया गया है। मरियम नवाज की मुतफरिक दरखास्त कल यानी आज, अब क्योंकि 6 शुरू हो चुकी है, स्पेशल बेंच जो है उसके सामने एतराज़ात के साथ मुकर्रर होगी और बेंच के जजेस जो हैं वो जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। तो ये देखें आप, पूरी मैंने दरखास्त का आपको मतन बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और साथ ही आपको बताया कि किस तरह से मरियम साहबा ने अपने आप को बचाने के लिए उस केस का हवाला दिया जो उनके ख़ानदान का स्याह तरीन दौर था, जब उनके चचा, उनके वालिद, उनके जो अब उनकी बहू के वालिद हैं सैफुर रहमान साहब, वो किस तरह से अदालतों को और जजेस को कंट्रोल कर रहे थे। एक शर्मनाक तारीख थी शरीफ ख़ानदान की। और एतजाज़ हसन साहब अक्सर कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान की हालत ये है कि जज चला गया, सब लोग ओहदों से उतर गए, शरीफ ख़ानदान का कोई कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि ये इस सिस्टम के लाडले हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलखीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।